जय हिंद बच्चों। तो प्रीवियसली आप लोगों ने 9th क्लास का मोशन चैप्टर का पार्ट 1 स्टडी किया था, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था पॉइंट ऑब्जेक्ट। देन अभी आपका नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक सिंपल डेफिनेशन सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो नोट डाउन कर लीजिएगा, सारे नोट्स आपको रफली प्रिपेयर करने हैं और उसके बाद उसको हम क्लास कंटिन्यू होने के बाद फेयरली नोट करेंगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं? अ फिक्स पॉइंट with respect to which देखिए, ये सिंपल डेफिनेशन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। अ फिक्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू विच द गिवन बॉडी चेंज इट्स पोजीशन इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सिंपली क्या होता है कि अब ये तो सिंपल एक डेफिनेशन है। अब आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो ये क्या है कि इफ सपोज दैट वन पर्सन इज स्टैंडिंग नियर द ट्री, वन पर्सन इज स्टैंडिंग नियर द ट्री एंड ही इज शोइंग दैट ये देख रहा है कि एक ट्रेन पास हो रही है। ठीक है, एक ट्रेन जा रही है उसके सामने से। तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, ये जो पेड़ के पास जो बंदा खड़ा है उसके अकॉर्डिंग ट्रेन मूविंग में है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। लेकिन अब अगर ये देखा जाए कि ये बंदा जो ट्रेन में बैठा हुआ है, अगर ये पर्सन ट्रेन में जो बैठा हुआ है वो इस पर्सन को देखे जो पेड़ के बगल में खड़ा है, तो उसे ये फील होगा, इस पर्सन को ये फील होगा कि ये जो बंदा ये मूव कर रहा है पेड़ के पास खड़ा हुआ। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये चीज़ होती है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो किसके बेस पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसको हमने रेफरेंस माना है कि अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन दिस ही इज मूविंग इन द ट्रेन, अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन ही इज मूविंग विद द ट्री। ऐसा फील होता होगा। तो ये एक इल्यूजन की तरह हो जाता है जब आप बात करते हैं ट्रेन की रिगार्डिंग। क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब आप ट्रेन में बैठे होते हैं स्टेशन पर और आपकी जो है बगल वाली ट्रेन चलने लगती है धीरे धीरे, तो आपको ऐसा फील होता है कि आपकी ट्रेन भी चल रही है, बट इट इज़ नॉट रियल। ये रियल में नहीं होता। तो ये क्या है, सारा फंडा ये इसका सिंपल ये है कि चीज़ें क्या है, एक रेफरेंस से दूसरे रेफरेंस पर आप जब मूव करेंगे तो इनकी पोजीशन या इनकी स्टडी में चेंज हो जाएगा। कैसा चेंज? वही कि अगर आप इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं जो बंदा खड़ा हुआ है तो ये मूविंग में है, जो रियल है। ठीक है, अगर आप ये ट्रेन वाले बंदे के अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं कि ट्रेन वाला बंदा सोच रहा है कि ये मैं इसको देख रहा हूँ, तो ट्रेन वाला के अकॉर्डिंग ये क्या है, मूविंग में लगेगा कि मूव हो रहा है। लेकिन रियलिटी ये है कि ये ट्रेन वाला बंदा मूव हो रहा है। तो डिफरेंट जो डिपेंड करता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस बेस पर किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस बात पर डिपेंड करता है। इसे हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक बार और उसकी रेफरेंस समझ लेते हैं। अ फिक्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू विच गिवन बॉडी चेंज इट्स पोजीशन इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब कोई भी बॉडी यानी कि ये ट्रेन बंदा बैठा है उस ये इस फिक्स बॉडी के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस पॉइंट पर ये बंदा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए, मोशन के अब यहाँ पर और टाइप्स आएंगे, इसके बाद भी एक और टाइप आने बाकी है। फिलहाल इसे समझते हैं, मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। तो मोशन आपकी 1 डायमेंशन का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स टू अंडरस्टैंड दैट कि डायमेंशंस कैसे कहते हैं। डायमेंशंस को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि दिशा, एक नॉर्मल लैंग्वेज में देखा जाए तो दिशा मतलब कि एक दिशा में चलना। एक दिशा हो गई कि एक दिशा में चल रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट है वो एक डायरेक्शन में ही चल रही है, यानी कि एक स्ट्रेट डायरेक्शन में चल रही है, 1 डायमेंशन चल रही है। आपने पढ़ा होगा कि डायमेंशन के अकॉर्डिंग 3 कोऑर्डिनेट डिसाइड किए गए हैं, एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड, ये 3 कोऑर्डिनेट्स डिसाइड किए गए हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 2 3 तीनों डायमेंशन में चलती है तो उसे हम कहते हैं 3 डायमेंशन। कोई ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पीरियड में 2 डायमेंशन में जा सकती है तो उसे हम कहते हैं 2D। और सिंगल में चल रही है, चाहे वो इधर चले या इधर चले, तो उसे हम कहते हैं 1D। तो इसी बेस पर ये डिफाइन किया गया है और डिस्क्राइब और डिवाइड किया गया है कि 1
2 एंड 3 डायमेंशन में आप मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल है, 1 डायमेंशन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। देखिए इफ ओनली वन ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम देन इट्स मोशन इज नोन एज 1 डायमेंशन मोशन। टाइम के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट में अगर ऑब्जेक्ट की मोशन हो रही है या पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहेंगे उसे 1 डायमेंशन। देखिए इसको सिंपल लैंग्वेज में ये लिख सकता हूँ कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज ओनली इन 1 कोऑर्डिनेट। ठीक है, किसी एक कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, किसी एक कोऑर्डिनेट में पोजीशन चेंज हो रही है तो उसे हम कहते हैं 1 डायमेंशन। फॉर एग्जांपल हम मान सकते हैं रेलवे ट्रैक पर जो ट्रेन आपकी रन करती है, ठीक है, तो मिनट, रेलवे ट्रैक पर जो आपकी ट्रेन रन करती है उसे हम एग्जांपल मान सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं इसका कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं एज्यूम कर लूँ कि एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर एक पॉइंट P1 है और एक पॉइंट P2 है, तो इस पॉइंट P1 से P2 तक अगर कोई ऑब्जेक्ट जाती है तो वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है और एक ही कोऑर्डिनेट पर चल रही है, चाहे इस पर चले या इस पर चले, तो इसे हम क्या कहेंगे, 1 डायमेंशन मोशन। ठीक है, सिमिलरली जो डिवीजन है 2 डायमेंशन का भी सेम टू सेम यही है। बस आपको क्या करना है, इन 2 कोऑर्डिनेट्स, अगर 2 कोऑर्डिनेट्स में डिस्क्राइब हो रही है उसकी मोशन, तो इसे हम कहते हैं 2D मोशन। इसको सिंपल हम कह सकते हैं इफ 2 of 3 coordinates specifying the position of object change with respect to the time then the motion of object is called 2 dimensional। अगर तीनों में से 2 कोऑर्डिनेट्स डिस्क्राइब कर रहे हैं मोशन को तो उसे हम क्या कहते हैं, 2D मोशन। तो जो आपकी मोशन होगी वो 2 कोऑर्डिनेट्स के बेस पर डिस्क्राइब होगी। ऑब्जेक्ट कहीं इधर जा रही होगी, इस तरह से ऐसे कहीं जा रही होगी, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो होगी वो इस तरह से डिस्क्राइब होगी। जैसे कोऑर्डिनेट्स हम देखते हैं ना, एक्स पर इतने चले और वाई पर इतने चले, तो यहाँ कहीं आएगी, उसे हम कहते हैं 2 डायमेंशन। अब एग्जाम्पल देखना चाहे तो कैरम बोर्ड में जो आपकी जो वो होती हैं गोटियाँ वगैरह, तो वो क्या होता है, कैरम बोर्ड आपको कुछ इस तरीके से है। मान लीजिए यहाँ एक गोटी रखी हुई है, आपने कैरम से स्ट्राइकर से आपने इसको मारा तो वो यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है। उसकी जो मोशन होगी वो 2 कोऑर्डिनेट्स के बेस पर डिस्क्राइब की जाएगी। ठीक है, इसलिए उसे हम कह रहे हैं 2 डायमेंशन मोशन। अब जो आपका आता है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल सर्कल्स। हॉरिजेंटल और वर्टिकल सर्कल्स आपको अगर दे रखे हैं, ये मान लीजिए एक सर्कल यहाँ पर और एक सर्कल यहाँ पर है, तो अब अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से इनमें चल रही है या इनमें चल रही है सर्कल्स में, तो उसे हम कहते हैं 2D डायमेंशन की मोशन। तो इस तरीके से काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका मोशन इन 3D। अगर किसी ऑब्जेक्ट की मोशन तीनों कोऑर्डिनेट के बेस पर डिस्क्राइब हो रही है तो उसे हम कहते हैं 3 डायमेंशन मोशन। सपोज दैट रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। इनकी जो मोशन की डिस्क्रिप्शन होगा वो तीनों कोऑर्डिनेट्स के बेस पर किया जाएगा। इनके मोशन का जो डिस्क्रिप्शन है वो तीनों कोऑर्डिनेट के बेस पर किया जाएगा। देन नेक्स्ट एग्जांपल है आपका मोशन ऑफ एरोप्लेन इन स्पेस। अगर एरोप्लेन आपका चल रहा है तो उसकी जो मोशन होगी, एरोप्लेन की जो मोशन है, एरोप्लेन की जो मोशन होगी वो तीनों कोऑर्डिनेट के बेस पर डिस्क्राइब की जाएगी कि एरोप्लेन कहाँ चल रहा है, किस कोऑर्डिनेट पर है। जब भी आपने देखा होगा कि जब भी एरोप्लेन की पोजीशन को चेक किया जाता है जो कंट्रोल रूम से, तो उसमें क्या चीज़ें होती हैं, इसी तरीके से 3D फॉर्म में चेक किया जाता है कि कहाँ पर है ये 3 डायमेंशनली। तो इसे हम कहते हैं मोशन इन 3D। कि अगर मोशन, एक बार और रिपीट कर लेते हैं, मोशन के 2-3 टाइप, 1, 2 एंड 3 डायमेंशन मोशन। 1 डायमेंशन का मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसी एक कोऑर्डिनेट से डिस्क्राइब हो रही है तो उसे हम कहते हैं 1D। अगर 2 कोऑर्डिनेट से डिस्क्राइब हो रही है और चेंज हो रही है, मतलब पोजीशन चेंज हो रही है 2 कोऑर्डिनेट्स के बेस पर, तो उसे हम कहते हैं 2D मोशन। अगर 3 पर है तो उसे हम कहते हैं 3D मोशन। सिंपल है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि मोशन के और टाइप्स कौन कौन से हैं। देखिए बच्चों, अब हम मोशन के दूसरे टाइप्स पढ़ रहे हैं जिसमें 3 टाइप्स हैं फिर से, लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर मोशन क्या होता है। लीनियर मोशन आपका सिंपल है
कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, यहाँ सब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखें ना, कार है, रोड पे चल रही है कार एक, तो एक स्ट्रेट लाइन मोशन में एज्यूम किया जाता है, तो वो सिंपल आपकी स्ट्रेट लाइन में चल रही है। इस मोशन ऑफ कार की इस मोशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर मोशन। एक वर्ड की डेफिनेशन है बस, इफ motion of body in a straight line then this motion is called linear motion। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर। तो नेक्स्ट है आपका रोटेशनल मोशन। देखिए रोटेशनल मोशन के वर्ड से ये रिवील हो रहा है, जाहिर हो रहा है कि रोटेशनल मोशन क्या है, कि इफ सपोज दैट देयर इज अ एक्सिस और एनी पॉइंट, अगर कोई पॉइंट है या कोई एक्सिस है, इसके अराउंड कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से मोशन कर रही है, राउंड 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 अराउंड द एक्सिस और एनी पॉइंट, ठीक है, तो इस तरह की मोशन को हम, ऑब्जेक्ट की मोशन को क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके जो इलेक्ट्रिक फैन होते हैं, इलेक्ट्रिक फैंस में क्या होता है कि जो आपके फैन है उनका एक सेंटर होता है, और सेंटर के साथ यहाँ इसके विंग्स होते हैं, ठीक है, सेंटर के साथ आपके यहाँ विंग्स होते हैं। वो विंग्स किस तरह से रोटेशन कर रहे हैं, किस तरह से मोशन कर रहे हैं, रोटेशन मोशन कर रहे होते हैं, किसके अराउंड, इस सेंटर के अराउंड, ठीक है ना, इस सेंटर के अराउंड आपके फैन के विंग्स मोशन कर रहे होते हैं। इस मोशन को हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन। और दूसरा एग्जांपल, मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अब आपको पता है कि जो अर्थ है हमारी, एक एक्सिस है उसका, उसके अराउंड क्या कर रही है, मोशन कर रही है। इस मोशन को हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन। तो सिंपल एक डेफिनेशन इसकी क्या बनती है, मोशन ऑफ बॉडी अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस। क्या हुई डेफिनेशन, मोशन ऑफ बॉडी अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। देन थर्ड पॉइंट है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है कि यहाँ हमने भी पढ़ा कि स्ट्रेट लाइन, यहाँ हमने भी पढ़ा कि अबाउट द एनी फिक्स एक्सिस। ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है आपका, द टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन ऑफ बॉडी अराउंड अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। इफ सपोज दैट कि इसको आप डेफिनेशन से अगर आपको न समझ में आए तो आप सिंपल ही समझ सकते हैं कि आपने घड़ियां देखी होंगी पेंडुलम वाली। पेंडुलम में क्या होता है कि वो एक हैवी वेट है, यहाँ पर ये वायर है, ये क्या करता है, यहाँ से आपने इसको रिप्लेस कराया पोजीशन को, थोड़ा सा मतलब धक्का दिया तो ये आगे इधर जाएगा, फिर उसके बाद लौट के फिर इधर आएगा, और किस पोजीशन के, इस मीन पोजीशन के अराउंड इधर इधर ऐसे ऐसे करके मोशन करेगा। जैसे कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं, सपोज दैट ये आपका पेंडुलम है, तो ये इधर फिर इधर इस तरीके से हेयर एंड देयर मूवमेंट करेगा। एक मीन पोजीशन है इसकी ये वाली, इसके अराउंड आगे पीछे इधर उधर मूवमेंट करता रहेगा। जैसे कि आपने देखा होगा इस तरीके से मोशन होता है ना पेंडुलम का, तो ये पेंडुलम का मोशन इसका एक सिंपल एग्जांपल है जिसको आप समझ सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। आई होप कि तीनों मोशंस आपको समझ में आई होगी इजीली। तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है हमारा, देखिए क्वांटिटीज आपकी दो टाइप्स में डिस्क्राइब होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अब आपको थोड़ा ही डाउट होगा कि ये क्वांटिटीज होती क्या है, पहली चीज तो ये समझ में आए। तो सिंपल वर्ड में बताऊं मैं आपको, क्वांटिटीज क्या होती हैं। जब हम स्टडी करते हैं तो बहुत सारे टर्म्स आएंगे इस तरह से, किसी के हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं क्वांटिटी, किसी का हम डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हैं, जैसे ये हो गया क्वांटिटी। फोर्स एक क्वांटिटी है, ठीक है, करंट अगर आप मेजर कर रहे हैं तो ये क्वांटिटी है। देन उसके बाद अगर आप जो है एक्सेलरेशन मेजर कर रहे हैं तो ये एक क्वांटिटी है। अब इनकी कैटेगरी बना दी है कि ये किस किस कैटेगरी में कौन कौन सी क्वांटिटी आती है। अब ये किस बेस पर डिसाइड किया गया है, ये दो बेस पर डिसाइड किया गया है। एक तो किसी भी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के बेस पर, मैग्नीट्यूड, और उसकी डायरेक्शन के बेस पर। अगर किसी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो तो वो वेक्टर के अंदर आ जाता है, और सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो वो स्केलर में आ जाता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानने की चीज़ है कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता क्या है। इफ सपोज दैट मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि एफ फोर्स इज इक्वल टू 50 न्यूटन टुवार्ड्स नॉर्थ। फोर्स जो एफ है 50 न्यूटन का फोर्स नॉर्थ डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो इसमें जो 50 न्यूटन है जो उसकी क्वांटिटी शो कर रहा है वो क्या है, मैग्नीट्यूड इसका, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है इसका।
और नेक्स्ट है आपका जो नॉर्थ हमने इसमें वर्ड ऐड किया है उसे हम कहते हैं डायरेक्शन। ये डायरेक्शन हो गया नॉर्थ का वर्ड हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये समझ में आया कि अगर कोई भी क्वांटिटी अपना इफेक्ट किसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में अप्लाई करती है या डायरेक्शन की उसमें इंपॉर्टेंसी होती है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड अगर दोनों होता है तो उसे हम कहते हैं वेक्टर। अगर कोई क्वांटिटी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है उसको, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब जैसे कि अब आप एग्जांपल देख लें तो डिस्टेंस है किसी भी, अगर मैं ये डिस्टेंस नापता हूँ, आगरा से दिल्ली का डिस्टेंस नाप रहा हूँ मैं, ठीक है, अगर दिल्ली से आगरा का डिस्टेंस चेक करूँ तो मैं आगरा से गया और दिल्ली पहुँचा तो अप्रॉक्स 250 किलोमीटर डिस्टेंस हमें फाइंड आउट हुई, ठीक है। यहाँ से यहाँ की डायरेक्शन हो गई है। अगर मैं दिल्ली से आगरा लौट कर रहा हूँ दोबारा, डायरेक्शन चेंज हुई, दिल्ली से आगरा की डायरेक्शन हो गई, तो भी ये डिस्टेंस कितनी रहेगी 250 किलोमीटर, यानी कि डायरेक्शन चेंज होने पर कोई भी चेंज नहीं आया मैग्नीट्यूड में और क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम डिस्टेंस को कहाँ अप्लाई करेंगे, स्केलर में। ऐसे ही कई सारी क्वांटिटी है, डिस्टेंस है, आपकी स्पीड है, टाइम है। टाइम के बारे में, ये टाइम के रिगार्डिंग ऐसा तो होता नहीं है कि मैं नॉर्थ में जाऊंगा तो टाइम जो है 10 मिनट दिखेगा, साउथ में जाऊंगा तो टाइम 15 मिनट दिखेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये टाइम हो गया। टेम्परेचर है, मैं आपको नोट करा देता हूँ एक बार थोड़ा फेयरली। स्केलर में आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर, ये चार आप लिख लीजिए। बाकी तो बहुत सारी क्वांटिटी होती हैं, वो हम आगे स्टडी कर लेंगे और इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है इतने सारे लिखना। फिलहाल ये चार आप नोट कर लें और ऐसे ही वेक्टर में नोट कर लीजिए। वेक्टर में कौन कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट, ये टॉपिक्स आगे आने वाले हैं जिनके रिगार्डिंग भी पढ़ेंगे। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स, ये चार क्वांटिटी वेक्टर में आ जाती हैं, तो इसको हम वेक्टर कह देते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वांटिटीज का डिवीजन हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम जब पढ़ेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक में आपकी क्वांटिटीज जो आप आ रही हैं, जो भी आपके सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटीज का डेफिनेशंस और उनकी डिस्क्रिप्शन मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और काफ़ी हद तक चीज़ें आपने ऑब्जर्व की होंगी कि थोड़ी सी 8th क्लास के अकॉर्डिंग चीज़ें थोड़ा सा एडवांस हो गई हैं, अब टॉपिक्स थोड़े से बढ़कर आने लग गए हैं। तो आपको थोड़ा सा रफली ही कर लीजिए तैयारी, रफली नोट्स तैयार करने हैं, ऐसे नहीं जैसे मैंने लिखे हैं, मैंने वर्डिंग भी बोली है, तो उन वर्डिंग के अकॉर्डिंग आप उसको सुनेंगे और नोट करेंगे कि लीनियरली किसके रिलेटेड है, रोटेशन किसके रिलेटेड है, ऑसिलेटरी मोशन किसके रिलेटेड है, ठीक है। तो आप उसकी वर्डिंग को सुनकर नोट कर सकते हैं, डेफिनेशंस को, स्केलर, वेक्टर, ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर्ली नोट करनी है रफ वे में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो मिलेगा वो डिस्क्रिप्शन मिलेगा क्वांटिटीज़ का, जो कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वगैरह ये सब का डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में और डायरेक्टली आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी इशू है, कोई भी चीज़ समझने की ऐसी आ रही है कि जो समझ में नहीं आ रही, और या फिर कोई मिस्टेक है तो उसको आप सही कर सकते हैं, बता सकते हैं मुझे कि क्या मिस्टेक हो गई मुझसे पढ़ाने में अगर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। उम्मीद करते हैं आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।